Hey everybody, welcome back to another video. So today we are starting off with another important topic of general physics जिसको हम लोग elasticity या deformation of solids कहते हैं. Elasticity क्या होता है? हम कहते हैं elasticity is the ability to regain the original shape when force or load is removed. होता क्या है? Basically elasticity का जो phenomena है उसके अंदर observation होता क्या है कि basically एक initial spring होती है, उस पर हम लोग force लगाते हैं, load लगाते हैं और वो extend होती है, वो spring जो है वो expand होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंड हो जाती है, राइट. अब होता क्या है, जब हम उससे फिर हम लोग अपना जो फोर्स या लोड लगाया उसको हम लोग रिमूव करते हैं. अगर उस बॉडी ने वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ गई, अगर वो बॉडी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गई, उसने अपनी ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई, अपनी शेप में वापस आ गई, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक बिहेवियर. सो इन समरी, when force is applied, the body, yeah, the spring expands, and when the force or load is removed and that body regains its original shape, that body observes elasticity or elastic behavior. And हमने एक note बनाया that for elastic materials the deformation is temporary, and those bodies who permanently deforms are known as plastic behavior. Permanently deforms का क्या मतलब है? That they do not regain their original shape back, they do not retain to their original position. तो उस बॉडी की ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर. इट हैज बीन परमानेंटली डिफॉर्म्ड. अब इलास्टिसिटी होती है आईएमएफ की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. इलास्टिसिटी के अंदर एटम्स का बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है. हम कहते हैं दैट इलास्टिसिटी या इलास्टिक बिहेवियर अकर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एटम्स हैव स्प्रिंग लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ये जो मैंने इधर बॉक्स बनाया हुआ है, प्लीज इस पे कंसंट्रेट करें फॉर अ मिनट एंड ये समझें. स्प्रिंग में देखिए एक स्प्रिंग है और आपने इसको कंप्रेस किया. जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग क्या करेगा, वो आपस में पुश करेगा, रिपेल करेगा. एंड जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में वो पुल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज दे वांट टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इन बोथ केस दे वांट टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. पहले आप लोगों ने एक चीज समझने की जरूरत है कि स्प्रिंग एटम्स के अंदर गोल क्या होता है. देखिए एटम्स जो है या स्प्रिंग भी, वो क्या होते हैं, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, इक्विलिब्रियम देखिए, जब हम लोग केमिस्ट्री में टर्म्स में बात करें, फिजिक्स के टर्म में बात करें, इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस्ड मीन पोजीशन होती है, बैलेंस्ड पोजीशन होती है. तो जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है, तो इक्विलिब्रियम का गोल होता है टू री एस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड इट गोज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. तो होता कि स्प्रिंग्स के अंदर भी जब हमने इसको, एक ओरिजिनल स्प्रिंग है उसको हमने कंप्रेस किया, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो वो पुश करेगा, रिपेल करेगा. एंड सिमिलरली जब हमने उसको स्ट्रेच किया, जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो वो क्या करेगा, वो आपस में अट्रैक्शन करेगा, पुल करेगा, अपने आप को पुल करेगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल शेप पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए. अब हम कहते हैं एटम्स के अंदर भी सेम कहानी होती है. एटम्स आल्सो act like intermolecular, atoms की intermolecular forces भी also act like spring. हमने कहा जब atoms equilibrium में होते हैं, attraction between atoms will be equal to repulsion between atoms. वो अपने equilibrium position पे everything is balanced. अब जब एटम ड्रिफ्ट अवे होता है, जब एटम स्ट्रेच होता है, एक दूसरे से दूर होता है, so attraction, in that case attraction is greater than repulsion. क्यों? Because they want to re-establish their equilibrium, they want to get back to their original position. तो होता क्या, इधर देखिए, ये ओरिजिनल हमारे पास एटम्स हैं, इनको आपस में दूर दूर कर दिया है, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, पुल करेंगी. क्यों पुल करेंगी? ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लें, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए. तो जब एटम को ड्रिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे एक दूसरे से, so in that case attraction will be greater than repulsion and they will go back to their original equilibrium position. And similarly जब हम बॉडी को कंप्रेस करते हैं, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, they come closer to one another. तो उस केस में क्या होता है, repulsion is greater than attraction and this repulsion consequently brings them back to its original position. तो होता क्या है, अगेन ओरिजिनल हमारे पास स्प्रिंग है, ओरिजिनल हमारे पास एटम है, हुआ क्या,
उसके बिल्कुल करीब करीब कर दिया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेंगी, वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, दूर करेंगे, दूर करेंगे, दूर क्यों करेंगी, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लें, वो अपनी इक्विलिब्रियम को री एस्टैब्लिश कर लें, वो अपने इक्विलिब्रियम को री एस्टैब्लिश कर लें, वो अपने, लिख लें, इक्विलिब्रियम को री एस्टैब्लिश कर लें। ठीक है, अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब एटम्स के हम लोगों ने एटम्स के अंदर उनकी मूवमेंट को, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझ लिया कि वो इक्विलिब्रियम में जब होते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्जन सेम होती है, जब दूर हो जाते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है रिपल्जन से। क्यों? क्योंकि वो अपनी इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड सिमिलरली जब कंप्रेस करते हैं, बहुत करीब कर देते हैं, बहुत नज़दीक कर देते हैं, तो वो एक दूसरे को टक्कर करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं, रिपेल करते हैं, पुश करते हैं एंड गोज बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन और इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करा लेते हैं। अगली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इट इज अ मैक्सिमम फोर्स और पॉइंट अप टू विच द डिफॉर्मेशन इज टेम्पररी एंड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द डिफॉर्मेशन बिकम्स परमानेंट। होता क्या है, देखिए, हर बॉडी की एक बर्दाश्त होती है, हर बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त होती है, जहां तक उसकी डिफॉर्मेशन टेम्पररी होगी, जहां तक जब हम उसको छोड़ेंगे वापस, उसका लोड रिमूव करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आएगी। एक सर्टेन लिमिट होती है, एक सर्टेन बर्दाश्त होती है, एंड जब उस बर्दाश्त को एक्सीड कर देते हैं, जब उस लिमिट को हम एक्सीड कर देते हैं, तो हमारी डिफॉर्मेशन क्या हो जाती है? परमानेंट हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही नहीं आती। और इसको हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट सेम होती है, उसके अंदर एक फर्क जो आता है, जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, वो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इलास्टिक लिमिट एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट सेम है कि इट इज द maximum force or point up to which the deformation of the body is temporary, and after that the deformation becomes permanent. अभी हम लोग इलास्टिक लिमिट पे वापस आएंगे जब हम लोग अपना अगली चीजें पढ़ लेंगे, ताकि जब अगली चीजें पढ़ेंगे तो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स को पक्का हो रहा होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही होगी। अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? इट इज द चेंज इन लेंथ, या हम कहते हैं इट इज अ डिफरेंस बिटवीन लोडेड एंड अनलोडेड लेंथ। होता क्या, इधर एक फॉर एग्जांपल एक फिगर इधर देखें, एक सपोर्ट है, उसके साथ एक L1 लगा हुआ है, इनिशियल स्प्रिंग है, अनलोडेड लेंथ है। उसके साथ हमने क्या किया, एक और स्प्रिंग लगाई, उसी स्प्रिंग के साथ हम लोगों ने क्या किया, हमने वेट लगा दिया, तो वो एक्सटेंड हो गई। तो हमने क्या किया, जो अनलोडेड लेंथ थी और लोडेड लेंथ थी, उसका जो फर्क था, उसका जो डिफरेंस था, वो बताएगा कितनी एक्सटेंशन हुई है। तो एक्सटेंशन क्या होगा? L2 माइनस L1, लोडेड लेंथ माइनस अनलोडेड लेंथ, लोडेड लेंथ माइनस अनलोडेड लेंथ। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं, आप लोगों ने नोटिस किया अनलोडेड लेंथ पे कोई वेट नहीं था। जब कोई वेट नहीं था, जीरो एक्सटेंशन थी। लेकिन जब हम लोगों ने वेट लगाया तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। जब हम लोगों ने वेट लगाया तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। इसी कोई ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमें हुक्स लॉ बनाया। हुक्स लॉ साइंटिस्ट भी बनाए, हुक्स लॉ बनाए। उसने क्या कहा, हुक्स लॉ ने कहा कि एक्सटेंशन जो हमारी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुक्स लॉ क्या कहता है? It states that extension is directly proportional to force within the limit of proportionality और elastic limit is not exceeded। अब क्या मतलब ये है कि अब इलास्टिक लिमिट को मैं समझाऊं तो मैं कहूंगा एक बॉडी की बर्दाश्त कब तक? जब तक उसकी फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, जब तक उसकी फोर्स एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। वंस द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज बीन एक्सीडेड और वंस द इलास्टिक लिमिट हैज एक्सीडेड, फोर्स विल नो लॉन्गर बी प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो अंडर विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विद इन द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ ने कहा कि फोर्स जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होगी। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी। अब मैथ्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेनेवर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, हम उसको करते हैं इज इक्वल्स टू के। के क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। हमारे इस चैप्टर के केस के अंदर के को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन, या तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन।
देखिए f इज इक्वल्स टू के ई है, जब हम लोग उससे k, जब हम लोग f इज इक्वल्स टू के ई है, जब हम लोग k को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है, k इज इक्वल्स टू f ओवर e, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि हर एक बॉडी का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, मतलब कि एक बॉडी का है 100 न्यूटन और उसमें 1 मीटर एक्सटेंशन हो रही है, फोर्स ओवर एक्सटेंशन है, राइट। तो अब मुझे बताएं जब हम लोग एक चीज को इस तरह का फॉर्मूला में देखते हैं तो हम लोग यहाँ से इसकी रिलेशन समझ जाते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी रिलेशन समझ लेते हैं। क्या मतलब कि जब हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी तो एक्सटेंशन किधर है, एक्सटेंशन डिनोमिनेटर में, तो हम कहेंगे एक्सटेंशन कम होगी। जब एक्सटेंशन ज्यादा होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी। तो एक मैंने नोट बना के लिखा है, बिल्कुल सिंपल मैंने उर्दू में लिखा है ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए। मैंने कहा दैट जितनी स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी उतनी डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी। मतलब कि when a body has more spring constant, the deformation of that body will be less. Less the spring constant, more the deformation, more the elasticity of a body. More the spring constant, less deformation. More the deformation, less spring constant. Inverse relation है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इनवर्स रिलेशन है टू एक्सटेंशन। अच्छा, अब हम जब फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाते हैं, तो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को वेरीफाई हम लोग किस तरह करते हैं, जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व जो होती है हमारी, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोरिलेशन को प्रूव करती है व्हेन स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब फोर्स और एक्सटेंशन की मुझे बताएं, फोर्स और एक्सटेंशन का ग्रेडियंट जो है या स्लोप जो है वो हमें क्या देगा, वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने ए की बनाई है, ए बनाई है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ज्यादा है, और जो बी बनाई है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है कम। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप कम है। अब इस तरह समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने किस तरह याद कराया, मैंने कहा दैट कर्व मोर क्लोजर, कर्व क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली होता है स्ट्रेट लाइन कर्व या स्ट्रेट लाइन आप कहने, आप लिखे लाइन मोर क्लोजर टू द फोर्स एक्सिस, line more closer to the force axis will have larger spring constant, ठीक है, will have larger spring constant। मैंने अभी कहा फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन में स्लोप देता है k, लेकिन जब एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स हो तो स्लोप क्या देगा, वो देगा 1 ओवर k। एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स देगा 1 ओवर k, ठीक है, 1 ओवर k देगा। अब मैंने आप लोगों को कहा कि हुक्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का ग्राफ बनाते हैं, एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हुआ तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। इस पे हमें एटीपी के टेस्ट आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने मैंने कराया। पहले मैंने दो सिनेरियो के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सिंपल कि हुक्स लॉ को वेरीफाई करें, और दूसरा होता है, पहले हुक्स लॉ को वेरीफाई करते हैं फिर दूसरे पे आते हैं। पहला होता है हमारा हुक्स लॉ को वेरीफाई करना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल लेंथ लेंगे, वो अनलोडेड होगी, ना उस पर वेट होगा, ना उस पर एक्सटेंशन होगी, ना उस पर मैस होगी। फिर हम उसमें हल्का सा मैस डालेंगे, हल्का सा वेट डालेंगे, तो हम लोग देखेंगे अच्छा यार इस पर एक्सटेंशन हो रही है, इसकी नई लेंथ रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली करते करते क्या करेंगे, हम ये पूरा टेबल को फिल करेंगे, देन वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन एंड फोर्स एक्सटेंशन। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन होगा तो हम कहेंगे दिस विल प्रूव द हुक्स लॉ दैट फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर as their straight line passes through origin। अब इसके अंदर एक और चीज भी एग्जामिनर टेस्ट करता है, वो कहता है कि अब बताएं हम लोग इलास्टिक लिमिट को या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को किस तरह बताएंगे कि वो एक्सीड किया है कि नहीं किया। अब इसका तरीका क्या होता है, टू कंफर्म द स्प्रिंग हैज नॉट एक्सीडेड द इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हम पता क्या करते हैं, हम अपने लोड को रिमूव कर देते हैं, हम अपने लोड या वेट को रिमूव कर देते हैं और देखते हैं क्या वो अपनी ओरिजिनल इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाता है कि नहीं, क्या वो अपना शेप को रीगेन करता है कि नहीं। अगर तो कर लिया ऑल गुड, इट इज विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट हैज नॉट एक्सीडेड इलास्टिक लिमिट। अगर तो it does not regain its original shape, it does not return to its original position, हम कहेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड कर दिया है, इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर दिया है, हमारी बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है, हमारी बॉडी इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सटेंशन, फोर्स एक्सटेंशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रही। अब इसको ग्राफ में मैंने कहा था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को किस तरह शो करते हैं, कि मैंने बहुत कर्व कर दिया। बेसिकली होता क्या, फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ है,
ये जो पॉइंट है ना इसको लोग पी कहते हैं, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हो गई तो हम अपने ग्राफ पे पता है क्या फर्क आएगा, हमारा ग्राफ जो है वो बेंड हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत बेंड कर दी, इस तरह का कुछ बेंड होगा, इस तरह बेंड होगा, किधर होगा, टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सिस बेंड हो जाएगा। एक तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आता है एग्जाम में कि जी आपने बताना है और वेरीफाई करना है हुक्स लॉ को। दूसरा तरीका पता है क्या आता है, दूसरा वो कहते हैं कि जी टेबल है, ये सारा कुछ आपने खुद फिल करना है, मैंने फिल किया हुआ है, सारा कुछ आपने फिल कर दें और उसमें कहा कि जी एक्सपेरिमेंट क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट क्या आएगा, फाइंड द अननोन लोड यूजिंग द हुक्स लॉ apparatus। ये एटीपी के क्वेश्चंस आते हैं कि अब हमने को एक अननोन लोड मिल गया है, एक अननोन लोड मिल गया और हम लोग ने उसको अननोन लोड को ढूंढना है और किस तरह ढूंढना है, हुक्स लॉ के apparatus को ढूंढना है। तो मतलब बेसिकली वो कह रहे 2 in 1 है, हुक्स लॉ को भी वेरीफाई करें और हमें अननोन लोड भी ढूंढ के दिखाएं। अब एटीपी फॉर्म में इसको आंसर किस तरह लिखते हैं मैंने वो लिख के दिखाया ताकि ताकि समझ आए। तो क्या है, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड अननोन मास यूजिंग हुक्स लॉ apparatus। तो इसके अंदर मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं फॉर नॉर्मल वाला भी, फॉर नॉर्मल वाला भी जिसके अंदर अननोन लोड नहीं है उसके लिए भी मैंने स्टेप्स लिख दिए, और जब अननोन लोड हो गया तो उसके अंदर क्या एडिशनल स्टेप्स आएंगे वो भी लिख दिए। तो ये एटीबी स्टाइल क्वेश्चन है। इसका पहले हम लोग apparatus समझते हैं, देखें हो क्या रहा है apparatus के अंदर। कि अगर तो एग्जामिनर ने पूछा ना यूजिंग हुक्स लॉ apparatus, इट शोज दैट एग्जामिनर को पता है हुक्स लॉ apparatus क्या है। लेकिन अगर नहीं है तो आपने शो भी कराना है तो बहुत सिंपल है। हो क्या रहा है, एक क्लैंप स्टैंड है, उसके साथ रूलर लगाया हुआ है या मीटर रूल लगाया हुआ है, या रूलर लगाया हुआ है, मीटर रॉड लगाया हुआ है, व्हाटएवर, मेजर करने के लिए लेंथ को। साथ स्प्रिंग लगाया हुआ है और साथ हमने वेट लगाई हुई है। स्प्रिंग में हम इनिशियल लेंथ मेजर करेंगे और फिर वेट ऐड ऑन करते रहेंगे, फिर जितनी लेंथ हुई जितनी एक्सटेंशन हुई वो निकालते रहेंगे, टेबल को फिल करते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जरा इसको वापस करते हैं, अब हम इसको वापस करते हैं और अब हम लोग समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, अब स्टेप्स को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये दोनों आंसर्स के लिए है। अननोन मैथ्स भी ढूंढना हो तो अननोन मैथ्स वाला पूरा लिख दिए और जिधर सिर्फ वेरीफाई करने हुक्स लॉ तक वहां तक भी लिख दिए। तो दोनों याद होने चाहिए, दोनों याद होने चाहिए, एग्जामिनर का दोनों पूछ सकता है। होता क्या, सबसे पहला काम, अटैच द स्प्रिंग विद अ सपोर्ट। सपोर्ट के साथ हमने अटैच किया स्प्रिंग को, ये क्लैंप स्टैंड है जो सपोर्ट है हमारा। अटैच द स्प्रिंग विद अ सपोर्ट एंड मेजर रिकॉर्ड द अनलोडेड लेंथ। अनलोडेड लेंथ को हमने इनिशियल को अनलोडेड लेंथ को मेजर किया और इसको इधर रिकॉर्ड कर दिया। इस केस के अंदर 40 सेंटीमीटर आया हुआ है। फिर उसने कहा अटैच द नोन मास विद द स्प्रिंग, अटैच द नोन मास विद द स्प्रिंग, मेजर द लोडेड लेंथ, राइट द वैल्यूज ऑफ मास एंड लेंथ इन टेबल। मास एंड लेंथ इन टेबल हमने लिख दिया और उसने कहा कीप ऑन अटैचिंग मोर लोड्स विद स्प्रिंग एंड रिपीट अबव स्टेप्स। अब यहां तक हो गया। अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन होता है हम लोग यहां तक लिखते, उसके बाद हम लोग कहते हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन, ग्राफ विल बी पासिंग थ्रू रीजन एज अ स्ट्रेट लाइन वेरीफाइंग हुक्स लॉ। यहां तक हमारा आंसर खत्म हो जाता। लेकिन अब अननोन मैथ्स आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिमूव द नोन लोड्स एंड अटैच द अननोन लोड विथ स्प्रिंग एंड मेजर द लोडेड लेंथ। उसकी लोडेड लेंथ मेजर कर दी ऑफ अननोन लोड। उसके बाद क्या किया, हम कहेंगे हम अपने अननोन लोड को रिमूव करेंगे क्योंकि अननोन लोड है हमें नहीं पता। रिमूव करेंगे, क्यों रिमूव करेंगे, ताकि हमने चेक करना है कि हमारी बॉडी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड तो नहीं की, उसने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड तो नहीं की। क्योंकि अगर एक्सीड कर दी तो हमारी तो वो हुक्स लॉ भी वेरीफाई नहीं होगा ए, और सेकेंडली हम लोग फोर्स और एक्सटेंशन से हुक्स लॉ से हम लोग उसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन विल नो लॉन्गर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेट्स एंड एक्सटेंशन, देन वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन। मैंने फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन यही वैल्यूज आप लोगों ने इसके अंदर पुट करनी है फोर्स और एक्सटेंशन के लिए। मैंने नहीं की, सिर्फ मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, कुछ काम खुद भी करें। सो ग्राफ विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन एज अ स्ट्रेट लाइन वेरीफाइंग हुक्स लॉ, वेरीफाइंग हुक्स लॉ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि अब आखिरी स्टेप क्या करना है, दैट वी विल यूज द एक्सटेंशन ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय ग्राफ। एक्सटेंशन हमने निकाल लिया तो वैल्यू ऑफ ग्राफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक्सटेंशन होती इधर तो मैं क्या करता, मैं इसको एक्सटेंशन जाता 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 देखता कर्व पे किधर है, इस पे देखता इधर y एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है, आंसर निकाल लेता। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें एग्जामिनर ये नहीं कहेगा वैल्यू निकाल के, तो वो सिर्फ बेसिकली स्टेप्स एटीपी के मैंने स्टाइल में किया। अगर एक्सटेंशन ढूंढने का भी निकाल दे तो आसान है, वाई एक्सिस की रीडिंग लेंगे अपनी और आंसर दे दे। सिंपल एज दैट। ये एक्सपेरिमेंट हमारा आता है। दो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैंने एक के अंदर मर्ज कर दिया। एक होता है टू वेरीफाई हुक्स लॉ, दूसरा होता है टू फाइंड अननोन मास यूजिंग हुक्स लॉ apparatus।
अब हमारे पास अगली चीज जो आती है उसको हम लोग कहते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक है, बहुत आसान सी है, छोटी सी, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन समझ लें लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व क्या होता है। जब लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व ये देखें, अच्छा जब हमारी बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट होती है तो हमारे पास लोडिंग कर्व, अच्छा लोडिंग कर्व क्या होता है, जिसका एरो अपवर्ड्स होते हैं। लोडिंग कर्व होता है एरो अपवर्ड्स का और अनलोडिंग कर्व होता है एरो डाउनवर्ड्स का। अनलोड हो रही है, अनलोड हो रही है, सही है। तो जब हमारी बॉडी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड नहीं की हुई, उसने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड नहीं की हुई, तो उसके किस तरह का लोडिंग कर्व बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसका अनलोडिंग कर्व भी किस तरह बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड कर दी लोडिंग कर्व ने, तो उसका क्या होगा, लोडिंग कर्व ने अगर एक्सीड की तो होगा क्या, ग्राफ हमारा बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सिस, ग्राफ हमारा बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सिस। एंड अगर अनलोडिंग कर्व हमारा, अगर अनलोडिंग कर्व हमारा ओरिजिन पे अनलोड नहीं हुआ, तो हमें पता चल जाएगा इट हैज बीन परमानेंटली डिफॉर्म if not passing through origin exceeding elastic limit। if unloading curve does not unload at origin it has been permanently deformed। ठीक है, याद किस तरह रखना है लोडिंग और अनलोडिंग कर्व की डिफरेंस किस तरह याद रखना है, याद रखना है कि लोडिंग कर्व हमेशा चाहे वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड करे या ना करे, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अनलोडिंग कर्व को किस तरह याद करना है, जब विद इन द इलास्टिक लिमिट होगी सो इट विल बी अनलोडेड एट ओरिजिन, अनलोडेड एट ओरिजिन, और जब वो परमानेंटली डिफॉर्म होगा या इट इज नॉट इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको एक्सीड कर दिया, तो वो अनलोड होगा, इट विल नॉट अनलोड एट ओरिजिन, इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो इलास्टिक लिमिट को एक्सीड नहीं करा। अच्छा इस सारे कॉन्सेप्ट का बेसिक लॉजिक क्या है, इसको याद भी कर सकते हैं, लॉजिक से समझते तो ज्यादा अच्छा। लॉजिक क्या है, देखें हो क्या रहा है, लॉजिक देखें। ये हमारी वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ये हमारी फोर्स है, ये फोर्स है हमारी, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, ये फोर्स है हमारी, एक्सटेंशन है। इससे ऊपर गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एक्सीड किया, बेंड हो गया। अब ये बेंड होगा तो अनलोड होगा, राइट, तो जैसे ही बेंड होकर अनलोड होगा तो जाहिर सी बात है इट विल नॉट गो टू द ओरिजिन। मैं एक दफा फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है कि ये हमारे पास है, जी ग्राफ है, ये फोर्स है, ये एक्सटेंशन है, ये यहाँ से जा रहा है ऑल गुड स्ट्रेट लाइन। अब हुआ क्या, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड होगी, अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड होगी तो इवेंचुअली अनलोड तो होना है ना, ग्राफ ने अनलोड तो होना है, कर्व ने अनलोड तो होना है। तो अब ये यहाँ से जब अनलोड होगी, तो इट विल नॉट गो टू द ओरिजिन। लेकिन अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं एक्सीड हुई होती तो जिस तरह ये आया है, जिस तरह ये लोडिंग कर्व हुई है, तो उसी तरह ये अनलोडिंग कर्व होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, सही है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व का, बहुत बेसिक है। ऑल्सो नोट्स विल बी अपलोडेड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक में जाकर देखना, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां से खोलना, ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। आखिरी चीज जो हमने करनी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। क्या करनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स से जहां सारे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ, होता क्या है, डिविजन किस तरह होती है हमारी इन सारी चीजों की, एक दफा ये समझ लें, उसके बाद क्वेश्चंस करते रहें। हो क्या रहा है, 3 किस्म के हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल नॉर्मल स्प्रिंग, एक होते हैं पैरेलल, और एक होते हैं सीरीज। नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ही सिनेरियो रखा हुआ है कि वेट हमारा 10 न्यूटन है, अच्छा वेट हमारा 10 न्यूटन है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये किस तरह हुआ, हमने कहा नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर हमने कहा वेट जो होगा हमारा, इट विल बी इक्वल्स टू टेंशन एक्ट करी, जाहिर सी बात है रोप है, स्प्रिंग है तो टेंशन एक्ट करी है, तो हमने कहा वेट विल बी इक्वल टू टेंशन। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, मतलब के 5 न्यूटन ओवर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। तो जब हम लोग इसकी एक्सटेंशन निकालेंगे फोर्स के साथ, तो फोर्स हमारी कितनी है, वेट कितना एक्ट करे, 10 न्यूटन, और टेंशन भी कितनी है, 10 न्यूटन है। तो हम लोग फोर्स क्या लगाएंगे, 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट 5 है, सारा कुछ हमने किया, एक्सटेंशन आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब सेम सिनेरियो को हमने उठाया, पैरेलल में रख दिया। पैरेलल के अंदर होगा क्या, दो स्प्रिंग्स हैं S1 S2, तो एक लोड लगा हुआ है। तो पैरेलल के अंदर सबसे काम पहला क्या होगा कि, अच्छा देखिए एग्जाम के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर हमेशा आइडियल केस को लेते हैं, तो हमारा आइडियल केस क्या है कि हमारी टेंशन इक्वली डिवाइड हो जाएगी। हर केस में नहीं होती, लेकिन हम लोग कहते हैं इक्वली डिवाइड होते हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक है। तो होगा क्या,
एक लोड है तो टेंशन जो है वो होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे बताएं टेंशन क्या है? टेंशन फोर्स है। तो फोर्स क्या है? एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेंशन डिवाइड होगी तो एक्सटेंशन भी डिवाइड होगी। तो हमने कहा व्हेन टेंशन डिवाइड्स सो एक्सटेंशन डिवाइड्स। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, सो व्हेन टेंशन डिक्रीजेस ऑफ अ स्प्रिंग एक्सटेंशन विल आल्सो डिक्रीज। अब हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। हमने सारा कुछ किया, 5 न्यूटन फोर्स है, 5/5 के एक्सटेंशन हमारी सिमिलर सेम ही सारा कुछ सेम है हमारे पास, राइट। नॉर्मल के अंदर सेम के अंदर 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आ रही थी, अब कितनी आई है? एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर आई है। तो हम क्या कहेंगे? इन पैरेलल स्प्रिंग्स हमारी टेंशन जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारी एक्सटेंशन डिवाइड हो जाएगी। तो ओवरऑल टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पैरेलल स्प्रिंग्स विल इंक्रीज। हमारा ग्राफ विल बी क्लोजर टू एफ एक्सिस, क्लोजर टू फोर्स एक्सिस। अब सीरीज के अंदर पैरेलल के ऑपोजिट होता क्या है? हमारा टेंशन जो होता है वो रिमेन सेम होती है। टेंशन जो है स्प्रिंग 1 की जो टेंशन है वो स्प्रिंग 2 की भी टेंशन होगी। अगर आप लोगों ने डायनामिक्स पढ़ा हुआ है आप लोगों को पता होगा कि टेंशन की वैल्यू अलोंग द सेम रोप सेम होती है। तो टेंशन इधर भी 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगी? हमारी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। सीरीज के अंदर हमारी एक्सटेंशन ऐड होती है, पैरेलल के अंदर हमारी एक्सटेंशन डिवाइड होती है। तो जब हमारे पास टेंशन सेम है और एक्सटेंशन हमारी ऐड हो रही है तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग डिक्रीज हो रहा है। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है। जब एक्सटेंशन हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई है तो हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो सीरीज का ग्राफ हमेशा क्लोजर टू एक्सटेंशन एक्सिस बनता है। एक एग्जांपल को नॉर्मल के सिनेरियो के अंदर पुट किया, पैरेलल के अंदर पुट किया, सीरीज के अंदर पुट किया। पैरेलल के अंदर होगा क्या? हमारा लोड जो है वो टेंशन जो है, लोड जो है, वेट जो होगा वो टेंशन के अक्रॉस इक्वली डिवाइड हो जाएगा दो स्प्रिंग्स के अंदर। जब टेंशन के अलोंग डिवाइड हो जाएगा, जब टेंशन डिवाइड होगी एक्सटेंशन डिवाइड होगी, टेंशन कम होगी एक्सटेंशन कम होगी। जब एक्सटेंशन कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, लेस द एक्सटेंशन मोर द स्प्रिंग कांस्टेंट। जब स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो हमारा ग्राफ विल बी क्लोजर टू एफ एक्सिस। अब सेम सिनेरियो नॉर्मल वाले को सीरीज के अंदर पुट किया तो दो स्प्रिंग्स हैं, देयर इन प्लेस्ड एंड देयर कंबाइंड इन सीरीज। तो वेट तो नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है डायनामिक्स के अंदर कि टेंशन अलोंग द सेम रोप विल रिमेन सेम, T1 विल बी इक्वल टू T2। तो 10 न्यूटन है, लेकिन एक्सटेंशन को क्या होगा? एक्सटेंशन हमारी ऐड हो जाएगी, टोटल एक्सटेंशन हमारी ऐड हो जाएगी। टोटल एक्सटेंशन हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। जब एक्सटेंशन हमारी ज्यादा हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ हमारा क्लोजर टू एक्सटेंशन एक्सिस बनेगा। ये मैंने ग्राफ बना के देखा हुआ, ये जरा चेक करें। ये ग्रीन है, ग्रीन वाली हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, इसने फोर्स एक्सटेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे इधर गई स्ट्रेट लाइन बना दी, ए नॉर्मल है। अब जब हम लोगों ने स्प्रिंग को पैरेलल में रखा तो पैरेलल के अंदर क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, सो इट विल बी क्लोजर टू फोर्स एक्सिस, इट विल बी क्लोजर टू फोर्स एक्सिस। तो उसका ग्राफ स्टीपर बनेगा, क्लोजर टू एफ एक्सिस बनेगा। एंड देन सी कौन सा? सी पे हमारे सीरीज है, सीरीज के अंदर टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, इट विल बी क्लोजर टू एक्सटेंशन एक्सिस, तो इट विल बी क्लोजर टू एक्सटेंशन एक्सिस बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पूरी कहानी है डिफॉर्मेशन के अंदर। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, मैंने एटीपी के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब इसके आगे आपने टॉपिकल्स करने हैं और सॉल्व करते रहने, जो नहीं हो रहे कोई मसला है कमेंट डाउन एंड वी विल फर्दर गेट इनटू फिजिक्स के पास्ट पेपर्स भी, लेकिन जब तक वो होंगे तब तक अपने टॉपिकल्स करते रहें। टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अनदर वीडियो।